नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है आपका मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन सभ्यताओं में से एक हमारी सबसे उन्नत सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान हमें इसके द्वारा प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों और नवीन अनुसंधानों एवं नई खोजों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो हुआ करती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात करें तो नगर हमेशा दो भागों में विभक्त थे, दो भागों में बटे हुए थे। पहले भाग में उच्च दुर्ग हुआ करते थे, ऊंचे दुर्ग थे, बड़े बड़े महल की बात करें तो जिसमें शासक लोग निवास करते थे। दूसरे भाग में बात करें तो दूसरे भाग में लोगों के आवासों के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पर सिंधुवासी लोग और व्यापारी लोग निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। सभ्यता जो थी एक उन्नत सभ्यता थी, जहाँ पर नालियाँ जो थी वो ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी जो था नालियों से होता हुआ शहर की मुख्य नालियों में जाकर मिलता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना जो थी वो लगभग एक समान थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना जो थी क्या थी? एक समान थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की जो नगर योजना थी वो लगभग एक समान थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में अन्य सभी स्थानों पर पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था, परंतु कालीबंगा और रंगपुर की बात करें तो यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसमें, कहाँ पर? कालीबंगा और रंगपुर में। कालीबंगा और रंगपुर में इसका प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा और रंगपुर की बात करें तो यहाँ पर कच्ची ईंटों के भवन जो थे वो बने हुए थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? कालीबंगा और रंगपुर में। और नगरीय योजना किसकी समान थी? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगरीय योजना जो थी वो लगभग एक समान थी, परंतु कालीबंगा और रंगपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या था? ये कालीबंगा और रंगपुर की बात करें तो यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। आम तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर प्रत्येक घरों में एक आंगन हुआ करता था, एक स्नानागार था और प्रत्येक घर में एक रसोई घर हुआ करता था, जहाँ पर हम लोग आमतौर पर खाना बनाते हैं। रसोई घर इस समय बोलते हैं। उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी कि वहाँ पर भी उस ज़माने में भी क्या था कि ये प्रत्येक घर में एक रसोई घर हुआ करता था। और प्रत्येक घरों में क्या खुदाई से प्राप्त अवशेषों के अनुसार प्रत्येक घरों में कुओं के भी अवशेष प्राप्त हुए। मतलब प्रत्येक घरों में पानी पीने के लिए कुओं की खुदाई भी की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी, जहाँ पर बात करें तो हमारे भारतीय साहित्यों का महत्व इतना ज़्यादा था कि सिकंदर भी खिंचता हमारे भारतीय साहित्यों के ज्ञान से आकर्षित हुआ था। परंतु बाद में भले हो यहाँ से मार खाकर चला गया हो, परंतु सिकंदर भी हमारे भारतीय साहित्य को ही देखकर, यहाँ की साहित्य को देखकर ही हमारे भारत में वापस आया था। हड़प्पा कालीन नगरों की रक्षा करने के लिए ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण कर दिया गया था, ताकि वहाँ पर जिसका मेन उद्देश्य यह था कि वहाँ से चोर लुटेरों और पशु चोर उस समय बहुत हुआ करते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे पालतू जानवर जो थे दुग्ध उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते थे, तो उनका चोरी कर लिया करते थे। तो पशु चोर एवं डकैतों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किया गया कि नगर को चारों तरफ से दीवार उठाकर नगर की घेराबंदी कर दी जाती थी। जैसे ये कोई मकान हो गया तो इसके चारों ओर इस तरह से दीवार, कोई नगर हो गया तो नगर के चारों ओर दीवार बना दी जाती थी और यहाँ पर सैनिक इकट्ठे कर दिए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जिस तरह से आज कल हमारे सीमावर्ती इलाकों में देखें तो
भारत और पाकिस्तान का POK एरिया देख लीजिए या LOC क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पर हमारे भारतीय सैनिक मौजूद हमेशा 24 घंटे रहते हैं। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या था कि नगरों की रक्षा के लिए भी सैनिकों की उपस्थिति हर समय होती थी। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की क्या है, बहुत बड़ी विशेषता है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में एक हड़प्पा में प्राप्त जो अन्नागार इमारत है वह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक प्राप्त अवशेषों में सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत की बात कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत अन्नागार इमारत जो है, अन्नागार इमारत जो कि कहाँ पर प्राप्त हुई है? हड़प्पा में प्राप्त हुई थी। यह क्या है, अभी तक प्राप्त अवशेषों में सबसे बड़ी इमारत है। अभी तक जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार इमारत सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों एवं खिड़कियों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुला करते थे। परंतु लोथल जो था इसका अपवाद था। लोथल में क्या था कि घरों के दरवाजे जो थे, घरों एवं खिड़कियों के दरवाजे जो थे लोथल में, वो गलियों में न खुलकर कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़कों की ओर खुला करते थे। यहाँ पर कई प्रकार, सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें तो अभी तक प्राप्त अवशेषों में कई प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं, किंतु अधिकतर ईंटें जो प्राप्त हुई हैं वो 4:2:1 की प्राप्त हुई है। किसकी बात करें तो 4:2:1 की। 4 क्या है? 4 सेंटीमीटर मान लीजिए लंबाई है, ये लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। 2 जो है ये उसके चौड़ाई को, और 1 जो है उसके मोटाई को, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 4 जो था लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई। यदि कोई ईंट 4 सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर और मोटा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज तो हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना के बारे में। अगली क्लास में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में या कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, जैसे हो गया हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, धौलवीरा इत्यादि। तो इन स्थानों को हम अगली क्लास में विस्तृत से अध्ययन करेंगे, कहाँ पर कौन कौन सा प्राप्त हुआ, किसकी खोज किसने की और इसको उत्खनन करता कौन थे और यहाँ पर कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।